गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, पहले मैंने आपको जो व्याकरण का पहला पार्ट था वर्ण विचार, वो मैंने आपकी पहली जो 2 वीडियो थी उनमें कंप्लीट कर दिया था। वर्ण विचार और वर्णों के उच्चारण स्थान वो मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दी थी। आज मैं व्याकरण का जो दूसरा पार्ट है शब्द विचार, वो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं? जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर बांटा गया है। शब्द का वर्गीकरण शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर बांटा है। 4 आधार पर होता है। अब मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। देखिए बेटा, शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है। अब एक एक बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहला होता है उत्पत्ति। बेटा, इसके हर जो राइटर होता है अलग अलग नाम से पुकारता है। कई बार इसको उत्पत्ति भी बोलते हैं, कभी उद्भव भी बोलते हैं, और कभी कभी उसको आप उद्भव के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्रोत्र के आधार पर। उसका जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्रोत्र के आधार पर। ठीक है। इसका चौथा जो 3 नाम होते हैं स्रोत्र के आधार पर। देखिए, जो पहला इसका वर्गीकरण था उत्पत्ति के आधार पर, उद्भव के आधार पर और स्रोत्र के आधार पर। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है बेटा, वो होता है रचना के आधार पर। ये 3 नाम मैं बता रही हूँ आपको। संरचना के आधार पर, और एक तीसरा नाम होता है इसका व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, ये इसका दूसरा नाम है। आधार पर देखिए, उत्पत्ति, उद्भव और स्रोत्र, ये 3 नाम हैं। अलग अलग जो बुक होती है उनमें अलग अलग नाम होते हैं। कहीं जगह उत्पत्ति देते हैं, कहीं जगह उद्भव देते हैं, कहीं जगह स्रोत्र देते हैं, कई जगह इतिहास भी इसका दे देते हैं। तो अगर हमें इनके नाम पता होंगे तो हमें पता चल जाता है कि इसके आधार पर होता है। क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि एक ही नाम को देख लेते हैं, उसी के नाम से याद कर लेते हैं, और अगर किसी प्रतियोगिता में या कोई कंपटीशन टेस्ट हो या कोई क्लास की हो, उसमें आ जाते हैं नाम। तो तीनों हमें आपको याद रखने चाहिए, उत्पत्ति के आधार पर, उद्भव के आधार पर और स्रोत्र के आधार पर। अब देखिए भाई, इसका जो दूसरा है रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर, ये इसके 3 नाम हैं। तो हमें आपको तीनों नाम याद रखने होंगे। अब देखिए भाई, इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो हम करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और इसका जो चौथा पार्ट होता है वो होता है बेटा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। देखिए, शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ? 4 आधार पर हुआ। इसका जो पहला भेद है उत्पत्ति, इसका ये नाम अलग अलग भेद नहीं है, ये इसी के अलग अलग नाम हैं। जो अलग राइटर होता है वो अपनी बुक में अलग अलग नाम से इनको दर्शाता है। तो इसलिए मैं आपको तीनों नाम बता रही हूँ जिससे कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। उत्पत्ति के आधार पर, उद्भव के आधार पर और स्रोत्र के आधार पर, ये एक ही होता है। ये नाम अलग अलग पुकारे गए हैं, इसका ये भेद एक ही है। फिर दूसरा है संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। ये भी इसके 3 नाम हैं। अलग अलग राइटर होते हैं, वो व्याकरण की बुक में अलग अलग इनको छापते हैं। तो मैंने तीनों नाम आपके सामने प्रेजेंट किए हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखिए, इसका जो तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर, और जो चौथा भेद होता है वो अर्थ के आधार पर।
अब हम आपको जो सबसे पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर, इसके भी बेटा 5 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब वो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको हो गया होगा। अब इसके जो 5 भेद होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बेटा, उत्पत्ति के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं। इसका जो सबसे पहला भेद होता है, ये तो मैंने पहले वर्गीकरण आधार बताए, वर्गीकरण 4 पर बताए थे। अब इनका जो भेद होते हैं वो मैं बता रही हूँ, और ये बहुत बार हर परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, और कोई भी कंपटीशन टेस्ट होता है तो उसमें भी एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो शब्द होते हैं वो आते हैं। तो सुन लिए वही। देखिए, सबसे पहला इसका जो पार्ट होता है तत्सम, पहला जो शब्द होता है वो भेद होता है तत्सम। दूसरा कौन सा होता है? तद्भव। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका बेटा, इसको देशज शब्द बोल लीजिए या देशी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो चौथा पार्ट होता है वो होता है विदेशज। उसका चौथा जो पार्ट होगा वो क्या होगा? विदेशज। और जो 5वां पार्ट होता है वो बहुत सारी बुक होती है उनमें इनको दिखाते ही नहीं, परंतु हर जगह ही पूछा जाता है। इसका जो 5वां पार्ट है उसका नाम है शंकर शब्द। इसका जो 5वां भेद है उसका नाम क्या हुआ? शंकर शब्द। अब मैं एक एक आपको बता रही, सुनिए। जो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ जाते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते बेटा? तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं वो? तत्सम शब्द। अब उसके एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूँ। जैसे देखिए, अग्नि, अग्नि, सर्प, ठीक है, कर्म, ठीक है, तरु, ये हैं तत्सम शब्द। मैंने अभी बताया तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब ये देखिए, अग्नि है, सर्प है, कर्म है, तरु है, ये सारे शब्द किसके हैं? संस्कृत भाषा के हैं। तो ये बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं इनका। तो ये कौन से शब्द कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए। कौन से शब्द कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है तद्भव, पहला मैंने अभी आपसे करवाया तत्सम शब्द, अब मैं इसका करवा रही हूँ तद्भव। तद्भव, तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा में से थोड़ा परिवर्तन होकर आते हैं, संस्कृत भाषा से थोड़ा परिवर्तन होकर आते हैं हिंदी भाषा में, उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। परिवर्तन होकर, बिना परिवर्तन के आए तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। और जो थोड़ा परिवर्तन होकर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द का मैं एग्जाम्पल आपके सामने दे रही हूँ। देखिए, अग्नि, तो अग्नि का क्या हो जाएगा? आग, ये तद्भव हो गया। सर्प, संस्कृत भाषा का शब्द था, हिंदी में क्या हो जाएगा? सांप, ठीक है। कर्म, इसका हो जाएगा काम, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा इसका? काम। और तरु का हो जाएगा पेड़। देखिए बेटा, आपकी जो परीक्षाएं होती है 6th, 7th, 8th में कई बार पूछे जाते हैं कि तत्सम के 4 शब्द लिखिए, तद्भव के 4 उदाहरण देकर बताइए। तो ये इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ कि जिसके आपकी 6 to 12 वाली बुक में जो काम आए, और कई बार प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इनको पूछा जाता है। तो तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में आते हैं, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। और जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन होकर आते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए हैं, जैसे आग, सांप, काम, पेड़। अब आता है इसका जो तीसरा भेद है वो है देशज शब्द या देशी शब्द। अब देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारी सामान्य बोलचाल की, अब हमारी जो 22 भाषाएं होती है
22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, परंतु हम बहुत सारी बोलियां बोलते हैं। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, और उन बोलियों में से कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलियों में प्रसिद्ध हो जाते हैं और हमारे साहित्यकार, कवि, लेखक होते हैं, वो उनका प्रयोग करने लग जाते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रही हूँ। जैसे आप देखिए पगड़ी, पगड़ी जो शब्द है वो क्या है? देशज शब्द है। डिबिया क्या है? देशज शब्द है। और आपका लगा लीजिए डिबिया के बाद पगड़ी, डिबिया और होता है डिब्बा लगा लीजिए या डिबिया लगा लीजिए, ठीक है। ये शब्द होते हैं देशज, जो हमारी भाषाओं से आते हैं और हमारी जो बोलियां होती हैं उनमें से आते हैं और वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। हिंदी भाषा में जो रचनाकार होते हैं उनमें उनको प्रयोग करने लगते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से, देशों से नहीं आते, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे हम देखो बेटा, डॉक्टर शब्द है, ये क्या है? इंग्लिश का शब्द है, परंतु हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है चाकू। चाकू क्या है? ये भी एक विदेशी शब्द है। ये पुर्तगाली है, फारसी भी आते हैं कई बार, ठीक है। डॉक्टर, स्कूल, जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में जो प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब आता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं बेटा? संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं से, अब मैंने आपसे देशज करवा दिया, विदेशज करवा दिया, अब मैं इसका जो 5वां पार्ट हो रहा है वो मैं आपको समझा रही हूँ, संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो भाषाओं से, कोई भी दो भाषा हो सकती है, परंतु जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अब देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, देखो बेटा इधर देख, नीचे तो स्पेस है नहीं तो मैं आपको ऊपर लिख के बता रही हूँ। संकर शब्द होते हैं जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रही हूँ, लाठी चार्ज। अब लाठी चार्ज जो शब्द है, देखिए बेटा लाठी, लाठी क्या हुआ? हिंदी शब्द हो गया। चार्ज क्या हो गया? अंग्रेजी शब्द हो गया। चार्ज क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। लाठी क्या हुआ? हिंदी हो गया। पर शब्द तो एक ही बना ना, शब्द तो क्या बना? एक, लाठी चार्ज, परंतु दो भाषाओं से मिलकर बना है, ठीक है। दो भाषाओं से मिलकर बना है। दूसरा देखिए दवा खाना। दवा खाना, अब दवा क्या हो गई? हिंदी शब्द हो गया, और खाना क्या हो गया? उर्दू शब्द हो गया। दवा खाना, तो ये देखो दवा हिंदी का हो गया और खाना उर्दू भाषा का शब्द हो गया, तो दो भाषाएं मिलकर बनी है। ये हिंदी का हो गया और ये उर्दू का हो गया, तो ये दो भाषाओं से मिलकर शब्द तो एक ही बना ना, शब्द तो एक ही है हमारा दवा खाना, परंतु ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। लाठी चार्ज मैंने अभी आपसे बताया, दवा खाना, डाक खाना, ठीक है। ये बहुत सारे वर्ड होते हैं जो, अब ये कई बच्चे होते हैं कि दो शब्दों का समूह कर देते हैं। हमें दो शब्दों का समूह नहीं करना, दो भाषाओं से जो मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। तो डाक हो गया हिंदी का और खाना हो गया उर्दू का शब्द। देखिए भाई मैंने अब तक इसके 5 पार्ट करवा दिए हैं, धीरे धीरे हम इसके और भी जो है वो करवाएंगे, परंतु देखिए
आज हम व्याकरण का जो दूसरा पार्ट था शब्द विचार, इसको मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, कोई बाद में आए तो सुन ले। देखिए बेटा, शब्द विचार। अब शब्द विचार व्याकरण का दूसरा पार्ट होता है। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। शब्द का जो वर्गीकरण था मैंने बताया था 4 आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हमने आपको जो इसका पहला भेद था उत्पत्ति के आधार पर, या इसके 2 नाम है उद्भव के आधार पर या स्रोत्र के आधार पर, ये मैंने आपको आज इसके 5 भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ये इसके कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर इसके 5 उपभेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। कौन कौन से होते हैं, जैसे अग्नि, सर्प, कर्म, तरु। ये संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा इसका पार्ट है तद्भव। तद्भव क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब आता है इसका जो तीसरा पार्ट। तद्भव शब्द के क्या है, देखो, अग्नि से क्या हो गया, आग हो गया, सर्प से क्या हो गया, सांप हो गया, कर्म से क्या हो गया, काम हो गया, तरु से क्या हो गया, पेड़ हो गया। ठीक है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है देशज। देशज शब्द क्या होते हैं, मैंने अभी पहले भी आपसे बताया, जो शब्द हमारी सामान्य जो बोलचाल की भाषाएं होती है, बहुत सारी बोलियां होती है हमारी, उन बोलियों में से कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, जो रचनाकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो उनका प्रयोग करने लग जाते हैं और इसलिए उसको वो शब्द हिंदी भाषा में हम प्रयोग करने लग जाते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, डिबिया, खुरपा, ठीक है, जो प्रसिद्ध हो जाते हैं और हिंदी भाषाओं में उसका प्रयोग करने लग जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। अब आता है विदेशज। विदेशज शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अब देशज ना विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज भी खाली इंग्लिश ही नहीं होती बेटा, और भी तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ये जो भाषाओं से कुछ शब्द लिए जाते हैं, चीनी, उनसे जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं विदेशज शब्द। और ये इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है और उसमें पूछेंगे बताइए कौन सी भाषा का शब्द है, जैसे, तो इनमें हमें आपको ध्यान रखना है, विदेशी वो भाषाएं होती हैं जो विदेश, जैसे पुर्तगाली, चीनी, इंग्लिश वगैरह। तो इसमें डॉक्टर है, चाकू है, स्कूल है, तौलिया है, ठीक है, ये शब्द क्या होते हैं, ये शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, देशज शब्द कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं, और उसमें देखिए भाई, विदेशज शब्द। विदेशज मैंने बताया था, जो विदेश की भाषाओं से जो शब्द लिए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज। डॉक्टर, चाकू, स्कूल, तौलिया। फिर आज इसका जो 5वां पार्ट होता है वो संकर शब्द। संकर शब्द मैंने बताया था, जो 2 भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है वो शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। जैसे मैंने आपसे बताया लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का शब्द हो गया और चार्ज क्या हो गया, इंग्लिश का शब्द हो गया, अंग्रेजी भाषा से है। दवा खाना, तो दवा हिंदी का हो गया, खाना उर्दू का शब्द हो गया। डाक खाना, तो डाक हिंदी का हो गया और खाना उर्दू का शब्द हो गया। ये आज मैंने आपका जो ये उत्पत्ति के आधार पर, या इसका दूसरा नाम है उद्भव के आधार पर या स्रोत्र के आधार पर, इसके जो 5 पार्ट थे वो मैंने आज अभी आपको समझा दिए हैं। पर बेटा एक बार यहाँ YouTube से समझने के बाद भी सभी को एक बार बुक में इनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी ये चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो साथ साथ इसके YouTube के साथ साथ इनको बुक में भी हेल्प लीजिए और इनको पढ़िए, जिससे कि आपका व्याकरण का ज्ञान शुद्ध हो और आपको आगे बढ़ने में काम आए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा वो मैं आपको अब समझा रही हूँ।
उत्पत्ति के आधार पर थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब मैं इसी का जो दूसरा पार्ट है रचना, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सुन लीजिए बेटा सभी। इसका दूसरा पार्ट है रचना के आधार पर। इसके 3 नाम होते हैं, रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो देखिए बेटा हम समझेंगे अब रचना के आधार पर। रचना, संरचना या इसका तीसरा नाम भी होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर, ये इसका दूसरा पार्ट है शब्द विचार का। ठीक है, अब इसमें इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और इसका दूसरा पार्ट होता है ना तीसरा, वो कहलाएगा योग रूढ़। ये योग रूढ़। संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का 3 भेद होते हैं, रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और इसका तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब देखिए बेटा रूढ़। अब रूढ़ का क्या होता है? रूढ़ का मीनिंग होता है जो पुराना, जो परंपरा से बहुत पहले से जो शब्द चले आ रहे हैं और उनके विशेष अर्थ भी होते हैं। रूढ़ का मीनिंग होता है पुराना, और जो परंपरा से बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं और उनका विशेष अर्थ भी होता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये रूढ़ शब्द होते हैं, इनके जब हम खंड करते हैं, इनके जब हम कोई टुकड़े करते हैं तो इनके अलग अलग अर्थ नहीं निकलते हैं। ये अपने आप में ही संपूर्ण है। अब रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे हम लगा लीजिए राम शब्द है, चावल है, घोड़ा है। इनको अगर हम टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। हम रा और मैं करेंगे, कोई अर्थ नहीं है। च प्लस वल करेंगे, कोई अर्थ नहीं है। इनका कोई अर्थ नहीं होता टुकड़े करने पर, परंतु जब इनका ये परंपरा से चले आ रहे हैं, विशेष अर्थ में भी इनका प्रयोग होता है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ का मीनिंग समझ गए? पुराना, जो परंपरा से चला आ रहा है और अपने विशेष अर्थ के रूप में इसका प्रयोग भी होता है, परंतु जब हम इनके खंड करते हैं या टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट होता है यौगिक। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं बेटा? योग, योग मीन होते हैं जोड़, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और जिनके टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकले, वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे हिमालय, हिमालय, अब इसके हम टुकड़े करेंगे। देखिए हिम प्लस आलय। अब देखिए बेटा, इसके 2 टुकड़े में हो गया। ये जो शब्द है हिमालय, ये 2 टुकड़ों में हो गया। देखो हिम प्लस आलय, मैंने कहा था जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मेल से बने हों और जिनके खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकलते हों, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हिम, हिम का मीनिंग क्या होता है? बर्फ। हिम का मीनिंग क्या होता है? बर्फ। और आलय का मीनिंग क्या होता है? घर। अब इसके टुकड़े किए तो इसका अलग अलग अर्थ भी हो गए। अब और भी ले सकते हैं हम, जैसे आपका पुस्तकालय। ठीक है, तो पुस्तक प्लस आलय, तो इसके 2 खंड हो गए, टुकड़े हो गए बेटा। पुस्तक का मीनिंग किताब होता है, आलय का मीनिंग घर, तो ये इसके 2 टुकड़े हो गए, अलग अलग अर्थ भी निकल गए। तो मैंने यही बताया था, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और जिनके टुकड़े करने पर या खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका होता है तीसरा पार्ट योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, देखो योग और रूढ़
जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर भी बना होता है और अपने विशेष अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। उनके टुकड़े भी होते हैं और वो अपने विशेष अर्थ के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए, अब योग रूढ़ मैंने बताया जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर भी बना होता है और जिनके खंड भी होते हैं और वो अपने एक विशेष अर्थ के लिए भी जाने जाते हैं या विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अब देखिए वो कौन से होते हैं, अब वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे दशानन, दशानन, अब 10 प्लस आनन। अब देखिए बेटा, दशानन होता है 10 प्लस आनन, तो 10 मीन 10 संख्या और आनन का मीनिंग होता है सिर। तो कौन होता है वो? रावण। अब इसकी तीसरी विशेषता हो गई रावण। ठीक है, रावण, दशानन का हो गया रावण। अब आता है पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर का मीनिंग क्या होता है? पीत प्लस अंबर। देखो टुकड़े भी कर दिए हमने। ठीक है, पीत मीन होता है पीला, अंबर मीन होता है वस्त्र। कौन धारण करता है? श्री कृष्ण या विष्णु। तो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए इसमें आपका तीसरा दो एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, गजानन। अब गजानन जो शब्द है इसमें देखिए बेटा दो टुकड़े भी हो गए, गज प्लस आनन। तो गज का मीनिंग क्या होता है? हाथी, और आनन का मीनिंग होता है सर। कौन होता है? गणेश। कौन होता है? गणेश। तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं उनके अलग अलग टुकड़े भी होते हैं और वो अपने विशेष अर्थ के लिए भी जाने जाते हैं। तो मैंने आप इसके जो शब्द विचार था इसके 4 वर्गीकरण आधार थे। तो इसका जो पहला था उत्पत्ति के आधार पर, उसके मैंने 5 भेद बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर शब्द। दूसरा जो पार्ट था रचना के आधार पर या संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, इसके 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो रूढ़ का मीनिंग होता है पुराना, जो पुराने समय से चले आ रहे हो, प्रचलित और अपने विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जिनके टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ नहीं निकलते हों, जैसे राम, चावल, घोड़ा। ठीक है, यौगिक शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, तो हिम प्लस आलय, तो हिम का मीनिंग हो गया बर्फ और आलय का मीनिंग हो गया घर। पुस्तकालय, पुस्तक मीनिंग किताब और आलय का मीनिंग घर। तो इनके खंड भी हो गए और अलग अलग अर्थ भी हो गए। अब होता है योग रूढ़। तो योग, ये देखो इससे भी मिलके बनाया है, इससे भी मिलके बनाया। योग मीन जोड़, रूढ़ मीन प्रचलित। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर भी बना हो और अपने एक विशेष अर्थ के लिए जाना जाए, उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या कौन से होते हैं? मैंने आपसे बताया दशानन, तो 10 प्लस आनन। तो कौन होता है 10 सिर वाला? रावण, विशेष प्रसिद्ध है। अब आता है पीताम्बर, पीत और अंबर। पीत मीन होता है पीला और अंबर मीन होता है वस्त्र। तो कौन धारण करता है? विष्णु या श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं हम इसको। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपसे बताया गजानन, तो गज जैसे आनन वाला कौन है? गणेश। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों पार्ट आज आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और आप सभी सुने। आप ये कंप्लीट हो गया है और ये तीनों पार्ट, अगले 2 पार्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बेटा इतना ही। ओके बेटा, धन्यवाद।